नूर हुसैन साहब ने नजर हुसैन को हाफिज कुरान बनाने के लिए मौलवी साहब के पास छोड़ दिया था। ये उस वक्त की बात है जब नूर हुसैन की उम्र बचपन की ही थी और वो अभी पढ़ाई के मरहले में ही लगा हुआ था। तब उसके वालिद वालिदा ने उसे इकट्ठा दिल कर हाफिज कुरान बनाने के लिए मौलवी साहब के पास छोड़ दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि नूर हुसैन साहब ने जो घर लिया था उसके घर के ठीक फ्रंट में ही 2 पेड़ थे और अब घर की 4 दीवारी बढ़कर एक पेड़ को घर के अंदर ले चुकी थी। एक रात अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। जब नूर हुसैन साहब ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें बहुत अजीब लगा, क्योंकि उन दोनों पेड़ की शाखें एक तरफ ही हवा के रुख पर जाती हुई दिखाई देना चाहिए थी, लेकिन हवा की वजह से वो दोनों पेड़ तो एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और दोनों पेड़ की शाखें एक दूसरे से टकराकर आपस में उलझ रही थी। आपने हमेशा नोट किया होगा कि जब भी हवा चलती है तो हवा जिस रुख पर चलती है, जिस साइड चलती है, जिस सिमत चलती है, उसी सिमत पेड़ों की शाखें लहलहाती हुई उधर की जानिब चलने लगती हैं। लेकिन यहाँ उल्टा मामला था। नूर हुसैन साहब ने जब घर के बाहर निकलकर देखा तो दोनों पेड़ की शाखें आपस में एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रही थी और टकरा रही थी और वो दोनों पेड़ एक दूसरे की तरफ ऐसे झुक रहे थे जैसे कि आपस में वो दोनों पेड़ एक दूसरे के गले मिलना चाहते हों। बड़ा ही अजीब मंजर था नूर हुसैन साहब की आंखों के सामने। 2 पेड़ जो एक दूसरे की जानिब खींचे चले आ रहे थे और ऐसा मंजर एक मकान मालिक अपने ही मकान में देखे तो उस पर क्या गुजरती है ये कोई नहीं जानता। अभी नूर हुसैन साहब इस अजीबोगरीब मंजर से संभले नहीं थे कि अचानक औरतों और मर्दों की बैन करने की आवाज आने लगी। ये सब अजीबोगरीब मंजर देखकर नूर हुसैन साहब की तो टांगे खौफ से कांपने लगी, उनका बदन लरस गया और उन पर कपकपी तारी हो गई डर के मारे। उन्होंने झट से घर के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तभी उनकी बीवी ने परेशान होकर नूर हुसैन साहब से पूछा, अजी ये क्या शोर है और आप इतने परेशान क्यों हैं? किस चीज का शोर आ रहा है बाहर से? तो नूर हुसैन साहब ने कांपते हुए अपनी बीवी को जवाब दिया, कुछ भी नहीं है बाहर, तुम तो सो जाओ, अपना काम करो, फटाफट सो जाओ चुपचाप, जरा सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसकी बीवी कहने लगी, नहीं नहीं जी, कुछ तो है बाहर, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी नूर हुसैन साहब ने अपनी बीवी की बात काटते हुए चिल्लाकर कहा, तुमसे कहा ना कुछ नहीं है बाहर, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? और तुम ये क्या रट लगाकर बैठी हो कि बाहर कुछ है, बाहर कुछ है? सो जाओ चुपचाप, जितना मैं कह रहा हूं उतना कर लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नूर हुसैन साहब बहुत घबराए हुए भी थे, डरे हुए भी थे और वो नहीं चाहते थे कि जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है उनकी बीवी भी वो मंजर देखे, क्योंकि औरतों का दिल पहले ही कमजोर रहता है और फिर ना चाहते हुए वो डर को इतना ज़्यादा बढ़ा देती हैं कि मर्द ना चाहकर भी डर के साए में ही रहने लगता है। नूर हुसैन साहब ने जब अपनी बीवी को चिल्ला दिया था तो उनकी बीवी हैरानगी से उन्हें देखने लगी और डर के मारे उसने कोई सवाल कोई जवाब उसके बाद ना किया और चुपचाप अंदर आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोनों मियाँ बीवी अब चारपाई पर अपने बिस्तर पर आकर लेट तो गए थे, लेकिन नींद का नामो निशान अब दूर दूर तक मौजूद नहीं था। किसी को भी नींद नहीं आने वाली थी और आती भी कैसे? ऐसा खौफनाक मंजर देखने के बाद और ऐसी खौफनाक आवाज़ें सुनने के बाद नूर हुसैन साहब और उनकी बीवी की नींद भाग चुकी थी, नींद उड़ चुकी थी और अब वो इसी बारे में सोच रहे थे। उन्होंने पूरी रात ऐसे ही गुजारी। इतने ज़्यादा शोर की और बैन की आवाज़ सुन सुनकर नजर हुसैन जो अभी छोटा ही था वो भी जाग गया। उसकी अचानक नींद खुल गई और उसके बाद नजर हुसैन साहब की अम्मी ने उन्हें बड़ी मुश्किलों से सुलाया, क्योंकि अगर एक बार बच्चे कच्ची नींद में उड़ जाते हैं या फिर बच्चे अचानक से उड़ जाते हैं तो सोने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए उनकी अम्मी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें सुलाया और उसके बाद वो रात जैसे तैसे उन लोगों ने गुजारी। लेकिन ये क्या, अब तो ये रोज़ का मामूल हो चुका था। रोज़ वो तरह तरह की आवाज़ें और पेड़ का एक दूसरे की जानिब इस तरह से झुकना। नजर हुसैन के वालिद नूर हुसैन साहब रोज़ यही मंजर का सामना कर रहे थे और उनके वालिद वालिदा रोज़ वो भयानक और खौफनाक आवाज़ें भी सुन रहे थे जो पता नहीं कहाँ से पर बहुत ज़ोरों से उनके घर में आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है और ये रोज़ का मामूल क्यों बन गया। रोज़ ही हमें आवाज़ें आती है और हवा चलती है और वो पेड़ एक दूसरे की जानिब क्यों झुकते हैं। उनके साथ ये सब क्या हो रहा है तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इन चीज़ों से बहुत तंग आ गए थे, लेकिन वो करते भी क्या? उनके पास तो इस चीज़ का कोई हल भी नहीं था। नूर हुसैन साहब के बात तो समझ में आ गई थी कि 4 दीवारी बढ़ाने से ही हमारी ये परेशानियां शुरू हुई है और वो 4 दीवारी बढ़ाने की वजह से ही परेशान थे। लेकिन अब क्या करते? उनके पास घर बदलने का भी
कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि ये घर उन्हें फ्री में मिला था और कहीं और घर लेते तो उन्हें पैसे लगते, वो भी बहुत ज़्यादा। और उस वक्त उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पैसा खर्चा करके दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं। उनके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये आवाज़ें किसकी हैं, ये पेड़ आपस में क्यों मिल रहे हैं। इन्हीं सवालों से तंग आकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर बदल दिया जाए, लेकिन उनकी हालत की वजह से वो फिर से चुपचाप बैठ गए। और रही सही कसर, उनके पास कोई और ठिकाना भी नहीं था जहां पर वो जा सकते थे। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने किसी आमिल को बुलाने का सोचा। आमिल उसे कहते हैं जो अमल करे हुए होते हैं और जो हवा बला और तरह तरह की परेशानियों से अमल के जरिए लोगों को महफूज रखते हैं। उन्होंने कई आमिलों को तलाश किया और कुछ अरसा तलाश करने के बाद भी कोई भी अच्छा आमिल उन्हें ना मिल सका। कई सारे आमिल आए, लेकिन वो उनकी इस परेशानी का हल ना खोज पाए और नाकामयाब होकर अपने अपने घर को लौट गए। उन्हें अब तक अपनी परेशानी का कोई भी पुख्ता हल नहीं मिला था और ये मसला ऐसे के ऐसे ही चलता रहा। रोज उनको आवाजें आती, पेड़ हिलते, हवा चलती और बैंड की आवाजें आती। और अब पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि नूर हुसैन के घर में कोई पुरस्कार ताकत या कोई जिन्नात विन्नात हैं जो ये सब आवाजें निकालते हैं और वो दरख्त आपस में झुकते हैं। और लोगों का आपको पता ही है कि लोगों को अगर इस तरह की खबर मिल जाए तो लोग कितनी नाक लगाने लग जाते हैं। बहरहाल नूर हुसैन साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही मंजर अब पेश आ रहा था। लोग उनसे दूर दूर रहने लगे। दूर रहना तो ठीक ही था, लोगों ने अब उनसे बात करना और उनसे कलाम करना भी बंद कर दिया। किसी ने भी उनसे बात करना सही नहीं समझा और उनको एक तरफ छांट दिया। और अब जो उनके साथ होता था वो भी रोज का मामूल हो गया। उन्हें अभी भी वही तकलीफात, वही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वही आवाजें, वही हवा और वही पेड़ों का एक तरफ झुकना। ये सब चीजें अब नूर हुसैन साहब के दिमाग में भी घर कर चुकी थी। लेकिन इससे ज्यादा उनका कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, यानी उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जिससे उनकी जान को या माल को खतरा हो। और फिर धीरे धीरे नूर हुसैन साहब और उनके घर वाले इन आवाजों के और इन हैरतअंगेज मंजरों के आदी हो गए। यानी कि अब उनकी आदत में ये सब चीजें आ चुकी थी। उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता था ये आवाजें आए चाहे हवा से वो पेड़ आपस में झुक जाएं। और उसके बाद जैसे ही नजर हुसैन ने पहला पारा हिफ्ज किया तो उन्होंने घर के चारों कोनों पर तिलावत की, जिसकी वजह से वो आवाजें आना एकदम से बंद हो गईं। यानी कि जो पुरअसरार आवाजें उन्हें आती थी वो कुरान की तिलावत से एकदम बंद हो गई। वो रात इनके घर में कितने अरसे बाद एक सुकून की रात साबित हुई थी। और फिर यूं नजर हुसैन ने रोजाना तिलावत करना शुरू कर दिया ताकि घर वाले सुकून से सो सके और हमारे घर में सुकून रह सके। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। वक्त गुजरता गया और वो इस बात को भूलते गए, क्योंकि जैसे ही इंसान परेशानी से बाहर आ जाता है तो वो उस परेशानी को धीरे धीरे भुलाने की कोशिश करता है। और फिर जब वो लोग इस तरह नॉर्मल रहने लगे और उन्हें कुछ ना हुआ तो गांव वाले भी आसेब और जिन्नात की बात को महज अफवाह समझकर उनके साथ वापस घुल मिल गए। यही दुनिया का दस्तूर है। जब आप परेशानी में होते हैं तो दुनिया साथ छोड़ देती है और जब आप खुशहाल रहते हैं तो दुनिया आपके साथ हो जाती है। उसी तरह नजर हुसैन के घर के साथ भी यही हुआ। पहले उनका साथ सबने पुरस्कार बातों की वजह से छोड़ दिया और उसके बाद जब सब ठीक हो गया तो उनका साथ फिर से लोगों ने पकड़ लिया। इधर नजर हुसैन साहब के जैसे ही पूरा हाफजा मुकम्मल हो गया, हाफिज कुरान वो बन गए, तो उन्होंने अपने वालिद के साथ काम शुरू कर दिया। आखिर क्या था इनके घर में और कौन सी पुरअसरार ताकतें इन्हें अपने होने का एहसास दिला रही थी, ये जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में।